नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सांगवान। आदमपुर उपचुनाव के परिणाम के बाद हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी शिखर पर है। सभी दल 2024 से इसे जोड़कर देख रहे हैं। सभी दलों और सभी नेताओं का यह कहना है कि ये सेमीफाइनल था और फाइनल 2024 में होगा। फाइनल में बीजेपी जीत का दम भर रही है। तो हरियाणा कांग्रेस की बात करें, प्रदर्शन को अच्छा और संतोषजनक बताते हुए 2024 में जीत का दम कांग्रेस पार्टी भी भर रही है। ऐसे में कांग्रेस संगठन की तैयारी क्या है, वर्तमान में प्रदेश के राजनीतिक हालात क्या है, बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आदमपुर बाई इलेक्शन के साथ ही शुरुआत हो गई। आप लोग काफी एक्टिव रहे, आपने भी खूब कैंपेनिंग की। भूपेंद्र हुड्डा साहब की ओर से, दीपेंद्र हुड्डा की ओर से जमकर प्रचार किया गया। एक टक्कर तो दे पाए लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन शुरुआत से आप लोग बार बार कहते आए सेमीफाइनल के, तो क्या फाइनल का परिणाम भी ऐसा ही होगा? नहीं, हमने जैसे आपने कहा कि वे आदमपुर बाई इलेक्शन जिन परिस्थितियों में हुआ, ये बात दुरुस्त है कि ये 1968 से अब तक ये चौधरी भजनलाल का गढ़ ये इलाका रहा है और यह 16वां चुनाव था। लेकिन चौधरी भजनलाल का गढ़ भी कांग्रेस ने ही बनवाया था। चौधरी भजनलाल 12.5 साल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रखे, 5 साल केंद्र में कृषि वन और पर्यावरण मंत्री के रूप में रखा। वो कद्दावर नेता थे और उन्होंने पब्लिक में उनकी कनेक्टिविटी थी, एक्सेप्टेंस थी और उन्होंने काम किए वहाँ पर। और दूसरा कि वहाँ पर उनके पैरेलल में कोई नेता पनप नहीं पाया था। जिसने भी चुनाव लड़ा वो दूसरे चुनाव में नहीं कहीं भी नज़र आया, तो वो उनके साथ ही मिल गया या वो घर बैठ गया। तो इसलिए वो अजय की तरह रहा उनका परिवार। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, हजका बनाई थी, उस समय भी उनका दबदबा रहा, वो जीते। 2014 में कुलदीप बिश्नोई हजका से लड़े थे और हमारा कांग्रेस पार्टी से जो अब आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है सत्येंद्र सिंह, इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनको उस चुनाव में 10,000 वोट आई थी। तो आज हमने 52,000 वोट अर्जित किए हैं। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड वोट हैं जो इनके अगेंस्ट जो अभी तक मिली हैं। और दूसरा, कुलदीप बिश्नोई के प्रति तो लोगों की नाराजगी थी कि एक तो लोगों के बीच में जाते नहीं थे और दूसरा इन्होंने जिस तरह से धोखा दिया पार्टी को। इनको कांग्रेस पार्टी का विधायक बना करके भेजा था, लेकिन इन्होंने बीजेपी से किसी भी दबाव में समझौता करके और पार्टी के साथ धोखा देने का काम किया। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की, राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को इन्होंने वोट किया। तो उससे लोगों के अंदर इनके प्रति तो गुस्सा था, लेकिन इनका पुत्र जो भव्य बिश्नोई जो कैंडिडेट था, उनके प्रति ना तो किसी प्रकार का गुस्सा था। अच्छा। और लोगों ने थोड़ा सा ये एक्सेप्ट किया कि भाई ये चौधरी भजनलाल का पोता है, नया अभी बच्चा ही निकला है, इसको समर्थन दो। और दूसरा सबसे बड़ा कि बाई इलेक्शन में सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पहले उत्तर में आपने बड़े विस्तार से बताया, लेकिन शुरुआत की ही बात को मैं एक बार फिर से उठाते हुए आपने कहा कि भजनलाल परिवार का गढ़ रहा। चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों ने कभी नहीं माना कि परिवार का गढ़ है। आप लोग बार बार कहते रहे कांग्रेस पार्टी से जीत के आए, कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आए। आपने अभी भी कहा कि कांग्रेस ने ही भजनलाल को बड़ा नेता बनाया। तो ये अब चुनाव चूंकि हार गए हैं, क्या उसके बाद का एक्सक्यूज है अपने आप में? नहीं, मैंने इसीलिए मैंने कहा कि चौधरी भजनलाल को कांग्रेस पार्टी ने ही बड़ा नेता बनाया, इसमें कोई शक नहीं। और ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और आज भी है। और ये जो बाई इलेक्शन है, इसमें सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप ये देखें कि जो चुनाव 2019 में हुआ था, तब पार्लियामेंट का भी, तो ये तीनों उम्मीदवार थे। चौधरी देवीलाल के पोते दुष्यंत चौटाला, और इधर को कुलदीप बिश्नोई थे,
और तीसरे जो उम्मीदवार थे चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे जी। जो बृजेंद्र सिंह। अब तीनों को मिला करके अब जो ये कहते थे कि भाई हम 1.25 लाख वोट लेंगे, जो वोट थी इनकी, और अब वोट उनकी 67,000 रहेगी। यही कुलदीप बिश्नोई कहते थे कि 50,000 से कम जीत होगी तो हम उसको जीत ही नहीं मानेंगे। अब आप देखा ना कि अब इसमें सभी का योगदान रहा। एक तो सत्ता पक्ष का, उनको सब्ज बाग दिखाए गए, उनको कहा गया कि हम आदमपुर को पेरिस बना देंगे, 625 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिए हैं आदमपुर के लिए। लोगों के अंदर भी ये रहता है भाई 2 साल अभी इनकी सरकार है तो कुछ अगर विपक्ष में रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ सत्ता पक्ष में रहेंगे तो कुछ जो हमारे डेवलपमेंट के काम जो रुके हुए हैं वो काम पूरे हो जाएंगे। तो एक स्वाभाविक ये प्रक्रिया होती है और फिर हर तरह से धन बल और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और सत्ता पक्ष के प्रति थोड़ा सा तो लोगों का वो रहता ही है कि भाई कि ये बाई इलेक्शन है, आम इलेक्शन और बाई इलेक्शन। इलाहाबाद में तो नहीं हुआ, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन आपने एक बात कही भव्य बिश्नोई को लेकर कि कुलदीप के खिलाफ तो गुस्सा था कि कांग्रेस के टिकट पर जिताकर भेजा, लेकिन किसी भी दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन भव्य बिश्नोई के खिलाफ गुस्सा या आक्रोश नहीं था, शिकायत नहीं थी। लेकिन लोकसभा चुनाव की जब आप बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भव्य लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, बाकी सब छोड़िए, आदमपुर में भी लीड नहीं मिल पाई, वहां से भी हारे। कांग्रेस की टिकट पर अपने बूथ पर भी नहीं जीत पाए और अब बीजेपी की टिकट पर जीत कर आए। अब बीजेपी की जब उसके बाद जब एमएलए का चुनाव हुआ तो यहीं से इसी सीट से कुलदीप बिश्नोई 30,000 से जीते थे। कांग्रेस की टिकट पर ही 2019 में ही कुलदीप बिश्नोई 30,000 से जीते थे और अब 15,000 से जीते हैं। अब बाई इलेक्शन है और सत्ता का पूरा है। भव्य को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ, तो भव्य तो एकदम नया लड़का था ना उस समय। उसका वो तो बीजेपी की उस समय परिस्थिति जो आपको पता है को पुलवामा का इस तरह से उन लोगों के सेंटिमेंट्स उभारे गए थे पूरे देश के अंदर, उसका सब जगह ही उनको बेनिफिट मिला था। वो कोई यहाँ के लिए नई बात नहीं थी, उसमें सभी जगह काफी वोट उन्होंने अर्जित किए थे। जब आप ये कहते हैं कि बाई इलेक्शन अमूमन सरकार के साथ चला जाता है तो ये बड़ौदा भी लागू क्यों नहीं हुआ? आप लोग जीते, इलाहाबाद में अभय चौटाला एक बार फिर से भले ही कड़ी टक्कर के बाद, भले ही बहुत कम मार्जिन के साथ जीतने में तो कामयाब रहे, तो 3 साल 3 बाई इलेक्शन, इस बार ये फॉर्मूला लागू क्यों हुआ? बड़ौदा में इसलिए, बड़ौदा तो जो हमारा कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का ही एमएलए था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। तो बड़ौदा में इन्होंने सारे प्रयास किए लेकिन बड़ौदा में इनकी नहीं चल पाई। और एलनाबाद में तो आपने देखा होगा हमारी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी, जमानत भी जब्त हो गई थी एलनाबाद में हम तीसरे नंबर पर चले गए थे और सीट निकाल ले गए। आप लोगों ने कैसा चुनाव लड़ा? चूंकि आप थे, बड़े हुड्डा साहब थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, हम बार बार ये कहते हैं कि आप लोग ही ज्यादा नजर आए या फिर आप लोगों के साथ जो विधायक माने जाते हैं, हुड्डा साहब के साथ जो विधायक माने जाते हैं वो नजर आए। इसके अलावा जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी उसमें बड़े नेता ना तो साथ गए, यहाँ तक कि हार के बाद भी बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारे लगभग 23 तो एमएलए और 42 एक्स एमएलए, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी और हमारे पीसीसी डेलीगेट और जो सीनियर लीडर्स थे वो सभी चुनाव में वहाँ पर लगे हुए थे, सबने मेहनत की। जो स्टार प्रचारक थे 39 में से 32 वहाँ पर थे, तो 32 लोगों ने स्टार प्रचारक जो थे 39 के लिस्ट में से उन्होंने वहाँ पर प्रचार किया। तो ये कहना कि भाई जो ना सभी पार्टी के वहाँ पर लोग थे। और अब मैं इस बात को क्रॉस में करूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो और वरिष्ठ जो नेता हैं, ना राव इंद्रजीत सिंह पहुँचे, ना कृष्णपाल गुर्जर पहुँचे, ना रतनलाल कटारिया पहुँचे, ना धर्मवीर सिंह पहुँचे, ना अरविंद शर्मा पहुँचे, ना दिनेश कौशिक पहुँचे। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी पहुँचे। अब जो हमारे स्टार प्रचारक थे मोस्टली वहाँ पर थे, बाकी सब में कोई अपना अपना कोई काम होगा, नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनमें से, ठीक है नहीं पहुंचे, आपकी बात को भी हम डिनाई नहीं करते, लेकिन उनमें से कम किसी ने पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दिया। किरण चौधरी क्या कहते हैं कि अगर सम्मान से बुलाया जाएगा तो जाएंगे, ये कह दिया तो मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछेगा। कुमारी सैलजा हार के बाद कहती हैं कि पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, ये संदेश जाना चाहिए और इससे सबक लेने की जरूरत है। जब आपकी पार्टी के नेता ही उदय भान जी आपके पार्टी संगठन पर, पार्टी के जो नेता हैं उन पर सवाल खड़े करेंगे तो जाहिर है बातें तो उठेंगी। ये मैटर
पार्टी का अंदरूनी मैटर है, उन दोनों को पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये बात उठानी चाहिए। कहीं कोई कमी रही है तो उसका मंथन करना चाहिए, अपना सुझाव देने चाहिए। लेकिन जब मीडिया में कोई बात जाती है तो उसका फिर वो गलत बिल्कुल वो मैसेज जाता है, इसे मैं मानता हूँ। और इसीलिए हमें ये बताना पड़ा, कहना पड़ा कि शैलजा जी से 3 बार मेरी भी बात हुई है, जयप्रकाश जी भी गए हैं, और जो ना उनसे भी बात हुई है, करण चौधरी से जयप्रकाश जी की बात हुई है 2-3 बार। प्रयास किया, उन पर समय नहीं मिला। और कोई बात होगी तो हमारा अपना अंदरूनी मैटर है, पार्टी का हम बैठ करके सुलझा लेंगे। नहीं, अंदरूनी तो तब तक है जब आप लोग पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करके चीजों का कोई सोल्यूशन निकालें। नहीं, अभी भी कोई शिकायतें, शिकवा, गिला सब जो कुछ है, बयानबाजी। जो उनकी शिकायत थी उसका स्पष्टीकरण हम दे चुके, और वो मैंने अभी भी आपको स्पष्टीकरण दे दिया कि हमने उनको सम्मान के साथ बुलाया। उनके पास में कोई समय नहीं मिल पाया होगा, कोई और की बात होगी तो बैठ करके हम सुलझाएं। अच्छा, टिकट दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए कि पहले एक अलग प्रक्रिया और तरीका होता था, लेकिन अब कोई पूछता ही नहीं है। किरण की ओर से कहा गया कि कोई हमसे कोई रायशुमारी या कोई सुझाव नहीं लिया जाता है। पहले एआईसीसी के सामने नाम जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बात के लिए भी अगर कोई करण चौधरी को परेशानी है तो वो अपने हमारे हाईकमान में अपने जो प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ जा करके शिकायत करें कि भाई मुझे नहीं पूछा जा रहा टिकट के मामले में। अब हमारे पास तो ऐसा कोई ना तो किसी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से था कि भाई करण चौधरी को इसमें शामिल करो। करण चौधरी को शामिल करने के लिए हमारे पास किसी की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी। इससे पहले बड़ौदा उपचुनाव हुआ था और एलनाबाद उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी उनको शामिल नहीं किया गया था जो टिकट के फैसले में। अब यहाँ पर वो क्यों कह रही हैं, किस लिए कह रही हैं, ये तो वही जाने। लेकिन देखो, जो एक तरीका होता है ना टिकट का भी, उसमें या तो प्रदेश इलेक्शन कमेटी हमारे यहाँ है नहीं, और दूसरा जो पहले जो 2 उपचुनाव हुए हैं, जो प्रक्रिया उसमें अपनाई गई वही प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है। इसमें कहीं कोई भेदभाव कहीं नहीं है। जिस तरह से 2 पहले बड़ौदा का और एलनाबाद का जिस तरह से प्रक्रिया हुई थी, वही प्रक्रिया आदमपुर के बारे में हुई है। किरण चौधरी को लेकर आपने ये भी कहा कि ना तो वो सीएलपी लीडर थे, ना ही वो कांग्रेस की हरियाणा मामलों की प्रभारी है, ना पीसीसी के नाते ही किस हैसियत से, हैसियत शब्द को आपने बार बार रिपीट किया, और इसी शब्द को लेकर उनकी ओर से ट्वीट भी किया गया, आपको नसीहत भी दी गई कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको ये भाषा शोभा नहीं देती है। वो तो क्या मेरे को क्या नसीहत देंगे, और नसीहत तो जो है ना वो खुद समझ लेना चाहिए। जहाँ तक है ना, मेरा हैसियत का मतलब किस कैपेसिटी में उन्हें बुलाते, जैसे आपने बताया खुद ही अभी, किस कैपेसिटी में बुलाते। कैपेसिटी का मतलब उर्दू में हैसियत शब्द ही है कि मतलब वो शब्द का चयन में कोई हो सकता है कि उनको ऐसा लगा हो कि मेरे को मेरे ईगो पर जो ना मुझे अटैक किया है, ऐसा नहीं है। मेरा तो बहुत शालीनता से मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि हमारे पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। ऐसे तो जैसे हमारे पास तो विधायक 30 है, अब हम किस किस को बुलाना है, कैसे भी है, जो प्रक्रिया उसमें अपनाई गई थी उन 2 उपचुनावों में वही प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है। तो मैंने कहा था उनको किस कैपेसिटी में बुलाते, ना तो जैसे सीएलपी है, ना पीसीसी, ना प्रभारी, ना कोई सीडब्ल्यूसी में, ना कोई मतलब इस ऐसा कोई पद पर नहीं है जो उनको मुझे बुलाना पड़ता, या फिर मुझे ये हिदायत दी जाती कि भाई उनको भी, करण चौधरी को भी इसमें विश्वास में लेकर के, या तो मुझे हाईकमान की तरफ से कोई संदेश मिलता। अच्छा, हाईकमान ने नहीं कहा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ होता तो फिर मैं क्यों करता। अगर हाईकमान की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन होती कि करण चौधरी को विश्वास में लेकर के जो चुनावी प्रक्रिया में, उसमें जो टिकट की प्रक्रिया, उसमें करण चौधरी को भी इन्वॉल्व करो, अगर ऐसा निर्देश पार्टी की तरफ से होता तो फिर मैं क्यों नहीं करता। बिल्कुल 100%। अपने कद को लेकर एक संदेश वो देना चाह रही हैं कि कितनी बड़ी नेता हैं। उनकी ओर से कहा गया कि मैं कितने बड़े स्तर की नेता हूं। इस बात का अंदाजा तो उदय भान को यूं भी लगा लेना चाहिए कि उनको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था तब उनकी ओर से भी आपका नाम ही सजेस्ट किया गया था, यानी पार्टी हाईकमान पूछता कि उनसे कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए। जब उनको, मुझे तो पता नहीं उनको पूछा और उन्होंने नाम दिया कि नहीं दिया, ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन हमने तो हमेशा उनका सम्मान किया है। इनको भी, इनकी बेटी जो सुरति चौधरी वर्किंग प्रेसिडेंट है, हमेशा उनको बुलाते हैं। अब उनको
मेरे से तकलीफ है या हुड्डा साहब से तकलीफ है ये तो वही जाने, लेकिन हमने उनको हर जगह प्रयास किया है उनको पूरी तरह से सम्मान देने के लिए। और जहाँ तक है ठीक है, सीनियर नेता हैं, 4 बार वो विधायक रही हैं, 4 बार मैं भी विधायक रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर हरियाणा में आकर के जब चौधरी सुरेंद्र सिंह की डेथ हुई थी तो वो विधायक बनी थी, यहाँ 2 बार पहले दिल्ली में रही। मैं 1987 में विधायक बन गया था, आज से 35 साल पहले, तो मेरी भी 37 साल की राजनीति है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल कोई वैसे सड़क से उठा करके मुझे कोई ऐसा कर दिया गया, लेकिन ये तो सम्मान तो ऐसा है ना, गिव एंड टेक होता है। हमने हमेशा सम्मान दिया है और सम्मान देते रहेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनको हर एक अब मामले में आपके हमने बयान उनको को पूछा है। लेकर उनका कहना है कि हाईकमान आपके बयान पर संज्ञान ले। अच्छी बात है, फिर उनको फिर कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाईकमान मेरे से पूछेगी तो मैं हाईकमान को जवाब दे दूंगा। और कोई बात होगी तो मैंने कहा ना, हमारे पार्टी का मैटर है, हम अपने आप सुलझा लेंगे, अपने आप सुलझा लेंगे। और मुझे इस बारे में कोई विशेष बात नहीं करनी। आपने कहा कि वो आपकी नेता नहीं है। नहीं, मैंने तो ऐसा है कि अब ये कहना कि भाई मेरे नेता नहीं, मेरे नेता तो राहुल गांधी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं मानता हूँ हरियाणा में। जी, तो हरियाणा में केवल भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं नेता मानता हूँ। अब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जो मुझे दिया है कार्यभार राहुल जी ने, सोनिया जी ने, तो वो तो मेरे नेता हैं ही, राहुल जी और सोनिया जी। तो उसमें हुड्डा साहब का भी सहयोग रहा है। तो इसमें ये कहना कि भाई आज मैं करण चौधरी से, मैंने अभी बताया कि मैं 1987 में विधायक बन गया था, तो मेरी वो नेता कैसे हो सकती है? आप बताओ। हाँ, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उसके नाते हम उनका सम्मान आपके नेता केवल भूपेंद्र हुड्डा हैं। नहीं, हमारे जो पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं, इस नाते से सम्मान करते हैं। ठीक। आप ये कहोगे तुम्हारे नेता करण चौधरी मेरे नेता नहीं है, पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनका सम्मान करते हैं। दूसरे बड़े लेकिन नेता, ये कहना कि मेरे नेता जो हैं वो राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं, और इधर को हम अपने हरियाणा में हम आपस में तालमेल हमारा सही चल रहा है। हम जो सीएलपी विधायक दल के नेता हैं हुड्डा साहब, उनका हम सम्मान करते हैं। दूसरे जो नेता हैं जैसे कुमारी सैलजा हैं या रणदीप सुरजेवाला हैं, दूसरे कई और भी बड़े नेता हैं, क्या वो आपको एज ए लीडर स्वीकार कर पाए हैं अब तक? क्योंकि ये लड़ाई देखिए मीडिया में आ जाना कि कौन किसका नेता है, किसे मानते हैं किसे नहीं मानते हैं, वाकई बहुत गंभीर है। देखो, बहन जी सैलजा भी वरिष्ठ हमारे नेता हैं जी, उनको बिल्कुल मानते हैं। रणदीप भी हमारे वरिष्ठ हैं और हम किरण चौधरी को भी मानते हैं। लेकिन अगर वो बशर्ते मेरा कहना कि है कि जो वो हमसे ठीक से, हम भी तो ये चाहते हैं कि वो हमें भी ड्यू रिकॉर्ड दे। जी, अगर वो हमारे बारे में कोई होगी तो फिर वो अलग चीज़ है। तो वो हम उनको नेता माने, वो हमें नेता माने, दोनों बगल से तो चलेगा। जी। अच्छा, अब ये कहें कि उदय भान कुछ भी है ही नहीं, मैं उनके नेता हूँ, तो उसको तो नहीं जब होता। ये कहते हैं उदय भान जी कि मेरे नेता केवल भूपेंद्र हुड्डा हैं, तो क्यों फिर ना ये आरोप लगे कि आप हुड्डा खेमे के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्यों ना देखा जाए आपको? मेरे नेता पहले तो कांग्रेस हाईकमान है, नहीं जो हरियाणा मैंने में। बताया, और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमने काम किया है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी विधायक दल के नेता हैं, तो उनको हम क्यों ना माने? क्या हम उनको अलग थलग कर सकते हैं? क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब उनके नेतृत्व में हमने काम किया है और अभी हम साथ साथ में पैरेलल काम कर रहे हैं, इनको ये चाहिए कि मैं और हुड्डा साहब आपस में एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोल रहे हैं, जैसे कि पहले होता रहा है, जिससे नुकसान हुआ पार्टी को। आज पार्टी अगर एक रास्ते पे चल रही है, तालमेल के साथ में चल रही है, तो उससे तो खुशी होनी चाहिए, पर्याप्त खुशी होनी चाहिए। अब फायदा हुआ कि विरोधी ये कहते हैं कि अब पार्टी पिता पुत्र की पार्टी हो गई है। सेकंड, आपको लेकर भी कहा जाता है कि आप भी उनके खेमे से आते हैं। नौबती आ गई कि 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनमें से भी एक भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से आता है। तो क्या ऐसे सबको साथ लेकर चलना पॉसिबल हो पाया कि अब तक? बिल्कुल, हम सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं और कोई ऐसा बाइंडिंग है ना कि जो सभी जो न, ये कोई मैं भी अपेक्षा नहीं करता कि वो मेरे को नेता माने, लेकिन जो पार्टी की
प्रोग्राम पॉलिसियों को घर घर तक पहुंचाना अपना मेरा ये जो दायित्व है, संगठन को खड़ा करना, सबको साथ में लेकर के चलना, वो मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। कोई किसके बारे में क्या टिप्पणी करता है उससे मुझे कुछ नहीं लेना। और जब तक पार्टी हाईकमान ने मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप रखी है, मैं अपना निभाऊंगा। आपको जब से अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, राज्यसभा में गणित था आप लोगों के साथ, विधायक थे, लेकिन आप अजय माकन को, आप या हुड्डा साहब कह लें या कांग्रेस पार्टी ही कह लें, उनको राज्यसभा नहीं भेज पाए। तो पहली परीक्षा में फेल। और दूसरा आदमपुर की बात करें, 31 विधायक थे, 31 से 30 विधायक हो गए आप लोगों के। एक नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं, उस सीट को आप लोग बचा नहीं पाए, तो दूसरी परीक्षा में भी फेल। क्या कहा जाए ऐसा? नहीं, हम एक भी परीक्षा फेल नहीं हुए। कुलदीप बिश्नोई तो पहले दिन से, जिस दिन मैं अध्यक्ष बना उसी दिन से उनके विरोध, मेरे विरोध में वो बयानबाजी करते रहे, और पहले भी। और फिर उन्होंने पार्टी से क्रॉस वोटिंग की और राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की, और फिर वो पार्टी से रिजाइन दिया। उन्होंने तो पार्टी से रिजाइन इसलिए दिया कि उदय भानु को अध्यक्ष बना दिया, उसकी और तो कोई तकलीफ थी नहीं। वो खुद बनना चाह रहा था, लेकिन मुझे बना दिया पार्टी ने, तो वो उनको हजम नहीं हो पाया। उनकी तो ये बात थी, वो उनको तो इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसमें मेरा क्या दोष है? कभी आप अगर मुझे डिसाइड कीजिए ना पहले, अगर मुझे या फिर आपके अध्यक्ष बनाए जाने नहीं, अगर मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया जी, तो फिर इस बात को लेकर के कि उदय भानु को अध्यक्ष बना दिया, इसलिए वो पार्टी के साथ गद्दारी करे और पार्टी को छोड़ के चला जाए। इसमें उदय भानु का क्या कसूर है? जिस तरह से वो दावेदार था, मैं भी दावेदार था, और भी 4-5 लोग थे जो दावेदार थे, जो अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। होगा आपसे कोई व्यक्तिगत राजनीतिक रंजिश उनकी इससे पहले? मेरे संज्ञान में था नहीं। कोई व्यक्तिगत रंजिश होगी तो वो बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे विरोध में बयानबाजी की जी। वो तो जब पार्टी से रिजाइन कर गए और क्रॉस वोटिंग करी, मैंने तो उनके बाद में तब बोलना शुरू किया। उससे पहले मैं एक शब्द भी उनके, आपने जब वो पार्टी छोड़ दी उन्होंने। आदमपुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान आपने बार बार कहा कि आपके दलित होने के चलते तो पहले कुमारी सैलजा भी दलित थी, अशोक तंवर भी दलित थे, उससे पहले भी दलित प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो क्या केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए दलित कार्ड खेलने की कोशिश? इनकी मानसिकता ही दलित विरोधी रही है। इन्होंने पहले भी, जब चौधरी फूलचंद मौलाना थे, जब पार्टी छोड़ी, अब अशोक तंवर से भी कभी इनके नहीं पटी, और शैलजा जी से भी नहीं पटी, फिर शैलजा जी ने खुद रिजाइन किया। अच्छा, मेरे से क्या तकलीफ थी? मेरे खिलाफ क्यों बयान देने में लग रहे हो कि भाई कि उदय भानु को अध्यक्ष बनाया इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी? या तो कोई कारण, कोई मैंने उनके साथ कोई गुस्ताखी कर दी हो, कोई मैंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया हो, उनके सम्मान को कोई ठेस पहुंचाई हो, तो वो उस बात को बताएं कि उदय भानु ने मेरे बारे में इस तरह की भावना रखता है, या उदय भानु ने मेरे बारे में ये कहा, इसलिए मैं उदय भानु को मैं अध्यक्ष नहीं बचा पा रहा। जब मेरा कोई मतभेद ही नहीं था किसी तरह से, मैं तो चौधरी भजनलाल जी के साथ भी एमएलए रहा हूँ, उनकी माता श्री जसमा देवी जी के साथ भी मैं विधायक रहने का मौका मिला, चंद्रमोहन जी के साथ भी रहा, और इन दोनों मियाँ बीवी के साथ भी रहा, रेणुका जी के साथ भी, कुलदीप जी के साथ भी। तो मुझे तो सबके साथ में रहने को मौका मिला। कहीं कोई एक शब्द भी कहीं भी ये बताएं कि उदय भानु ने इनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कभी कोई टिप्पणी करी हो तो मैं मान लूंगा। लेकिन सवाल मेरा इससे थोड़ा हटकर आपकी पार्टी के ही नेताओं की बात करें तो भी भूपेंद्र हुड्डा साहब का कद चूंकि बढ़ा के, पद भी बढ़ा के, तो वो कहीं ना कहीं निशाने पर रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उस चीज से उनको फ्री हैंड दिए जाने से क्या पार्टी को फायदा हुआ कि या फिर नुकसान? क्योंकि विरोधी कहते हैं कि उनके चलते बहुत सारे नेता अब तक पार्टी को छोड़ चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह कांग्रेस के सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं जी हरियाणा में। उनसे ज्यादा मजबूत नेता हरियाणा में कांग्रेस के अंदर नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा साहब सबसे बड़े नेता बिल्कुल। हरियाणा कांग्रेस में, हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ना संदेह है। और इसका प्रमाण है कि जो विधायक उनके साथ हैं, पहले भी विधायक उनके साथ थे। तो वो तो कहते हैं कि रोहतक सोनीपत के आसपास जब 10 साल सीएम रहकर कांग्रेस को सिमट दिया और कांग्रेस वहीं तक सिमट गई थी, तो उसका फायदा तो मिलेगा कि वहीं से चुनकर आएंगे विधायक और हुड्डा साहब के साथ ही जाएंगे। नहीं, पहले भी, अभी भी
और जो विधायक जो हैं विधायक पार्टी के साथ है और विधायक चाहते हैं कि पार्टी मिलकर के रहे। अब जो हुड्डा साहब को गाली दे करके या हुड्डा साहब का विरोध करके वो पार्टी का भला करना चाहते हैं, पार्टी का को बुरा करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। तो ये भी तो है कि जो हुड्डा साहब जो पार्टी को मजबूत करने में लग रहे हैं, उनका एक अच्छा एक स्थान है लोगों के अंदर, उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, उन्होंने लोगों के अंदर काम किया है। अपने जो 10 साल का उनका टेन्योर रहा है उसमें अभूतपूर्व काम हुए हैं, तो इसलिए उनका सम्मान है, सम्मान जनता करती है। और उसमें ये नहीं कि रोहतक और जो आपने कहा सोनीपत झज्जर की बात, वहाँ के नहीं, सभी के थे। मैं भी तो 2014 में विधायक था, मैं तो यहाँ से था, होडल से, करण सिंह दलाल पलवल से थे, हम साथ में थे। अब ललित नागर फरीदाबाद से थे, क्या हम रोहतक और झज्जर के हो गए, सोनीपत के हो गए? अभी चाहे ये और जो विधायक हैं इस समय, अब आप देखोगे कि जो सभी जो है मेजोरिटी उनके साथ है। आप पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपने जब जिम्मेदारी संभाली थी, आपने कहा 3 महीने शायद कहा था कि आप संगठन का गठन कर देंगे, कहाँ तक पहुंचे? जो हमारी ड्यूटी है एज ए प्रदेश अध्यक्ष वो 2 महीने पहले पूरी हो चुकी। हमने सारी लिस्टें जो डिस्कस करके जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने पूरी करके पीआरओ को और एपीआरओ, उन्होंने जो इलेक्शन चल रहा है और पीआरओ और एपीआरओ चुनाव करा रहे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, और उनमें जहां हमारा सहयोग था वहां हमने उनको सहयोग किया है। और लिस्टें तकरीबन फाइनल होकर के वो उनके पास हैं जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी में, और जिस भी दिन वो लिस्ट फाइनल अप्रूव होकर के आएगी, पीआरओ ने ही वो लिस्ट जो ना वो डिक्लेयर करनी है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है जी। प्रदेश अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। जो प्रदेश रिटर्निंग अधिकारी हैं, पहले तो थे ताराचंद भगोरा, अब मिस्टर सेठी हैं। ताराचंद भगोरा जी की जगह उनको दूसरा पीआरओ उनको लगाया गया, तो वो किसी भी दिन वो लिस्ट जारी कर सकते हैं। पार्टी प्रभारियों की बात करें, सुशील शिंदे रहे हों, शकील अहमद रहे हों, कमलनाथ रहे हों, गुलाम नबी आजाद हो या विवेक बंसल हो, कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया पार्टी को साथ लेकर चलने में। इस बार चूंकि अब जानकारी ये है कि विवेक बंसल प्रभारी नहीं रहे, तो क्या उम्मीद आप करते हैं कि कोई हुड्डा साहब के करीबी या उनसे अच्छी ट्यूनिंग वाले प्रभारी आ सकते हैं, चूंकि खड़गे साहब के साथ भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग है? नहीं, प्रभारी सारे अपना ठीक रहा है। जिन्होंने जो रहे पीछे परिस्थितियां, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। सबने अपना जगह अपना ठीक काम किया, और अभी फिलहाल सभी जो प्रभारी जनरल सेक्रेटरी या जो भी थे, सबके रेजिग्नेशन हुए पड़े हैं। सब जो ना अब खड़गे साहब दोबारा से नई सिरे से हर प्रदेश में बढ़ाएंगे। तो यहाँ भी जो भी आएगा प्रभारी, जो भी प्रभारी जिनकी ड्यूटी लगेगी, उनके सब सहयोग से नेतृत्व में जो अंतिम सवाल आपसे, जो कि शुरुआत में ही पहले उत्तर में आपने कहा कि 2024 में सरकार बनाएंगे। आपकी बात को ही मान ले, अगर आप लोग सरकार बनाते हैं या बनाने की स्थिति में आते हैं, तो चूंकि आप कहते हैं सबसे बड़े लीडर हैं भूपेंद्र हुड्डा, तो क्या उन्हें एक बार फिर से, 2 बार तो सीएम रहे हैं, इस बार सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा या उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद आप करते हैं? ये काम कांग्रेस हाईकमान का है जी। किन का नाम प्रोजेक्ट करते हैं, किन के नाम से होगा, ये हमारे से जो होगा पार्टी में, वो हम अपना जो सुझाव जो होगा वो हम पार्टी को देंगे, और बाकी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, वो सारा पार्टी हाईकमान का मैटर। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया बातचीत। धन्यवाद। तो ये थे उदय भान को आपने सुना पार्टी संगठन से लेकर हरियाणा की राजनीति को लेकर, आदमपुर उपचुनाव के परिणाम को लेकर विस्तृत बातचीत हमने की है। साथ ही इस खास बातचीत में इनकी ओर से कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा इनके नेता हैं। दिल्ली में राहुल गांधी और हरियाणा में केवल भूपेंद्र हुड्डा इनके नेता हैं, सबसे बड़े कद के नेता वो हैं। साथ ही सरकार को भी जमकर इनकी ओर से निशाने पर लिया गया। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।